हेलो एवरीवन, आज हम कवर करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर को वन शॉर्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो हमारी दुनिया में क्या है, अलग अलग टाइप के केमिकल हो सकते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारा कोई केमिकल है, ये कोई दूसरा केमिकल है कंटेनर के अंदर। हम क्या करते हैं, इन केमिकल्स को आपस में मिक्स करते हैं। तो केमिकल्स को आपस में मिक्स करेंगे तो कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। ठीक है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो सकता है। तो एक बात बताओ, जो नया सब्सटेंस बनेगा क्या वो इनसे बिल्कुल अलग होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर देखने को मिलेगी, जो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी इसके अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग केमिकल्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो कंबाइन हम ऐसे ही कर देंगे? नहीं, इसके पीछे कुछ लॉज है जो कि हमें फॉलो करने होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला लॉ आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बचा के रखना। इसका कहने का मतलब है कि जो मास है ना तो वो क्रिएट होता है ना तो वो डिस्ट्रॉय होता है, यानी कि मास कभी बन नहीं सकता और मास कभी ख़त्म हो नहीं सकता। कहने का मतलब है यहाँ इसका कुछ मास रहा होगा और इसका भी कुछ मास था, तो होगा क्या, इन दोनों के कंबाइन करने से जो टोटल मास की वैल्यू है वो यहाँ पे भी बराबर होगी। यानी यहाँ पे जो मास होगा वो इन दोनों को जोड़ने पे जो मास आएगा उसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये मास ऑफ प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट वो होते हैं जो कि हमारे रिएक्शन के अंदर परफॉर्म करते हैं। यानी कि मैंने क्या बोला, मैंने ए लिया, मैंने बी लिया, इन दोनों को आपस में मिला दिया, तो ये दोनों रिएक्टेंट है। तो जो इनसे जो बन जाता है, इनसे जो बनता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें, मास को हम एम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूँ यहाँ पे जो ए है, ए का मास है, यानी कि मास ऑफ ए प्लस मैंने कर दिया मास ऑफ बी। तो मैं देखूंगा ये मेरे बराबर आएगा किसके, मास ऑफ ए बी के। प्रोडक्ट की जगह पे क्या बना यहाँ पे, ए बी बन गया, यानी कि ए बी, ए प्लस बी, ए बी लिखा है, इसका मतलब है इसके अंदर ए की भी प्रॉपर्टीज होगी, इसके अंदर बी की भी प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, तो ये जो लॉ है हमारा, ये लॉ दिया था एंटोनी लोवेजर ने, दिया था 1789 के अंदर। ठीक है, इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 2H2 है। 2H2 मतलब हम वाटर जानते हैं, वाटर क्या होता है हमारा, वाटर हमारा H2O होता है। ठीक है, वाटर क्या होता है, वाटर हमारा H2O होता है। अब देखते हैं यहाँ पे H2 का मतलब है इसके अंदर हाइड्रोजन के दो एटम है, हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है। लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, यानी वो हमेशा दो एटम साथ में होते हैं। ठीक है, कभी भी वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। हमारा जो ऑक्सीजन है वो एक डाई एटमिक है। कैसा? डाई एटमिक। डाई एटमिक का मतलब होता है इसके अंदर दो एटम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ये क्या लिखा है, H2। अभी हम सिर्फ H2 पे फोकस करेंगे, तो हम H2 देखते हैं। H2 क्या है, हाइड्रोजन क्या है, हमारी गैस होती है। साथ में क्या, O2। O2 इसलिए लिया क्योंकि मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ऑक्सीजन हमेशा दो एटम होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंबाइन करके H2O बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? H2O बना रहे हैं। अच्छा, इसके आगे ये 2 क्यों लिखा हुआ है, ये 2 हमने क्यों लिखा, और यहाँ ये 2 क्यों लिखा हुआ है? इसके पीछे का रीज़न है बैलेंसिंग। क्या रीज़न है? बैलेंसिंग। कि लेफ्ट साइड में जितना हमारा मास है, हम चाहते हैं राइट साइड में भी उतना ही मास हो। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, पहले यहाँ पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम थे, कितने, दो एटम थे पहले से। लेकिन क्योंकि आगे इस कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 2 सा कितना होता है, 4 होता है। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन के टोटल 4 एटम है, या ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है। ठीक है, तो जो हमारा H2O होता है इसका आगे हमने कोफिशिएंट 2 लिखा है। इस 2, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए, और ये 2 हमारा O से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए। कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कोई बात नहीं, आराम से समझेंगे इसको फिर से। देखो यहाँ पे, तो मैं क्या कह रहा था कि हमारा जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है उसका जो एटॉमिक मास है, इसके एटॉमिक मास की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। और जो ऑक्सीजन होता है उसके एटॉमिक मास की वैल्यू कितनी होती है? 16 होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 16 होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा दो हाइड्रोजन के एटम थे। अब H2 है, एक हाइड्रोजन का मतलब है एक एटॉमिक मास, दो हाइड्रोजन एटम का मतलब है कि दो एटॉमिक मास। तो यहाँ पे लिखा है दो एटॉमिक मास। अब क्योंकि बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4 ग्राम आ गया। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एक कितना होता है, 16 होता है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे दो एटम लगे हुए हैं ऑक्सीजन के, यानी ऑक्सीजन का कितना हो गया मास, 32 हो गया। तो जो हमारा प्रोडक्ट बना है, यहाँ देख सकते हैं 4 ग्राम हो गया, ये 32 ग्राम हो गया। तो जो प्रोडक्ट बना है इसका मतलब है 2, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के दो एटम है पहले से, और वो आगे कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये कोफिशिएंट आगे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑलरेडी 16 है, और ये 16 किससे, ये भी इस कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 सा होता है 4, और 2 16 सा होता है 32। ऐड करने पे कितना आएगा, 36 ग्राम आ जाएगा यहाँ भी। ये हमें बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना यहाँ पे मास था उतना ही मास यहाँ पे अभी भी है। ठीक है, मास के अंदर हमारा कोई चेंज नहीं आया है।
आगे हम बात करते हैं ये एटॉमिक मास क्या होता है। जो मैं कह रहा था, एटॉमिक मास को आप ऐसे समझ लो कि जो हमारा एक एटम है उस एटम का वजन कितना होगा, ठीक है। एक जो एटम होता है उसका वजन कितना होगा, इसे हम एटॉमिक मास बोलते हैं फिलहाल के लिए। अभी ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है इसे आप अभी स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का है, इसको समझ लेते हैं। हमसे कह रहा है कि एक रिएक्शन हुई है, ठीक है। एक रिएक्शन के अंदर हमने 5.3 ग्राम क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट है, जिसको कि हम रिएक्ट करा रहे हैं 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड के साथ। तो हमने क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट लिया है और इथेनोइक एसिड लिया है। कितना कितना लिया हमने लिखा हुआ है, इनको हम क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट करा रहे हैं। जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, यानी प्रोडक्ट जो कि राइट साइड जो तैयार हो रहा है हमारा, हम देखते हैं कि 2.2 ग्राम वहाँ पे CO2 बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। 0.9 ग्राम हमारा वाटर बन रहा है और 8.2 ग्राम हमारा सोडियम इथेनोएट बन रहा है। तो हमें दिखाना है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कैसे दिखाएंगे, देखो लेफ्ट साइड में क्या क्या हमने रिएक्टेंट यूज़ किया है, सोडियम कार्बोनेट यूज़ किया है और इथेनोइक एसिड यूज़ किया है, ये रिएक्टेंट है। राइट साइड में प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, सोडियम इथेनोएट बन रहा है, जो कि प्रोडक्ट है हमारा ओवरऑल, ठीक है। तो देखो अब जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या उसके अंदर और कुछ भी, हाँ उसके अंदर वाटर भी है और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो इसका जो मास है उसको भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 5.3 ग्राम था हमारा सोडियम कार्बोनेट और 6 ग्राम था हमारा इथेनोइक एसिड। इन दोनों का ऐड करने पे 11.3 ग्राम आता है। और राइट साइड में देख सकते हैं ये वैल्यू हमारी 8.2 ग्राम किसकी, सोडियम इथेनोइट की है। ये 2.2 ग्राम वैल्यू हमारी किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। 0.9 ग्राम है वाटर की। इन सबको ऐड करने पे कितना आता है, 11.3 ग्राम आता है। यानी कि LHS इक्वल टू RHS है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं जो कि हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, एक देखो कोई सा भी प्योर केमिकल कंपाउंड है, प्योर केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, वो हमेशा सेम एलिमेंट, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक सेम प्रोपोर्शन के अंदर कंबाइन करते हैं। कहने का मतलब क्या, आसान भाषा में समझो, ठीक है। जैसे मान लो पानी है, अब पानी को क्या करते हैं, पानी को आप अपने घर से लेके आते हैं या पानी को तालाब से लेके आते हैं या पानी को दोस्त के घर से लेके आते हैं। पानी होता क्या है, पानी तो H2O है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, और हमेशा ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब ये प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जब एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन के बराबर होती है, यानी कि एक जो रेशियो होता है दूसरे रेशियो के बराबर होता है। रेशियो का मतलब ही फ्रैक्शन होता है। इतनी मैथ्स आपको आती होगी, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट कंबाइन करते हैं। एलिमेंट कंबाइन का मतलब क्या है, देखो तो H2O वो जो होता है हमारा, हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। H2O के अंदर हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है। तो ये जो कंबाइन कर रहे हैं ये किसी रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, किसी रेशियो मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो मैं कहता हूँ हाइड्रोजन के 2 एटम कंबाइन कर रहे हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम कंबाइन कर रहा है, यानी कि मैं 2:1 बोल सकता हूँ इसको, ठीक है, जस्ट ऐसे समझने के लिए। तो आगे एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, मान लो वाटर है, ठीक है। आप क्या करते हैं, 18 ग्राम वाटर लेके आते हैं, एक जगह से 18 ग्राम लेके आए, एक जगह से 36 ग्राम लेके आए, एक जगह से 9 ग्राम लेके आए। अब हम देखते हैं कि इनका जो रेशियो जो आएगा ना, इनके एलिमेंट्स का जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा, यानी कि सेम तरीके से आपस में कंबाइन हो रखे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम तरीके से आपस में कंबाइन हो रखे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं 18 ग्राम के अंदर, देखो इतनी मैथ्स आपको आती होगी कि 18 ग्राम की बात कर रहे हैं, उसके अंदर H2O डाला हुआ है। ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक मास ऑलरेडी 16 होता है, यानी कि ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, 16 ग्राम हो गया, बचा हुआ 2 ग्राम क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 36 ग्राम ऑफ H2O लिखा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ, अब क्योंकि 36 के अंदर जो मेरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, यानी कि वो 16 का ही एक मल्टीपल होगा। तो 16 टू सा क्या हो जाएगा, 32, यानी कि मैं कह सकता हूँ 32 ग्राम मेरा ऑक्सीजन है इसके अंदर और 4 ग्राम क्या है इसके अंदर, हाइड्रोजन है। जब मैं बात करता हूँ 9 ग्राम की, क्योंकि मेरे को पहले ऑक्सीजन का मल्टीपल देखना चाहिए, क्योंकि देखो 16 टू सा 32 होता है और 8 टू सा 16 होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ऑक्सीजन यहाँ पे 8 ग्राम है और जो बचा हुआ हाइड्रोजन है मेरा वो 1 ग्राम है। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे इनके एलिमेंट्स का रेशियो निकालना है कि किस तरीके से कंबाइन हो रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि मास ऑफ हाइड्रोजन जो है मेरा और मास ऑफ ऑक्सीजन जो है इसका मैं रेशियो ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मास ऑफ हाइड्रोजन मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो लिया, मास ऑफ हाइड्रोजन और नीचे लिया मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन इस केस में कितना है, 2 है, और अपना जो ऑक्सीजन का मास है वो कितना है, 16 है। यहाँ पे कितना, हाइड्रोजन का मास 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 32 है। इस वाले केस में हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 8 है। तो आप देख सकते हैं 4 1 सा 4 होता है और 4 8 सा 32, यहाँ पे 2 1 सा 2 होता है और 2 8 सा 16 होता है, यानी कि 1/8 1/8 और 1/8। तो हम देख रहे हैं हम कहीं से भी लेके आए, जो एलिमेंट जो उसके कंबाइन करेंगे वो हमेशा ही सेम रेशियो के अंदर होंगे, और जब इन फ्रैक्शन को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो सेम है, यानी कि सेम प्रोपोर्शन में होंगे, किसके अकॉर्डिंग, मास के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस वैल्यू को मेजर कर रहे हैं इनके मास के हिसाब से, ठीक है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं कि हमें फाइंड आउट रेशियो फाइंड करना है, सॉरी प्रोपोर्शन यहाँ पे रेशियो है, ठीक है।
फाइंड आउट रेशियो बाय मास इन CO2। जैसे हमने H2O के अंदर ये रेशियो निकाला है ना, मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, वैसे हमें CO2 के अंदर भी निकालना है। अब देखो ऑक्सीजन का तो आपको समझ में आ गया कितना होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। लेकिन अभी आपको कार्बन का नहीं पता, तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12। कितना होता है, कार्बन का होता है 12 होता है। ठीक है, तो कार्बन का 12 है, तो ये 12 हो गया। अच्छा ये यू क्या लिखा है, यू जो है यूनिफाइड मास होता है, अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, अब देखो ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है। कितने एटम है, ध्यान दो, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम लिखे हुए हैं। कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। ठीक है, तो हमारा जो 16 है एटॉमिक मास है वो, क्योंकि 2 एटम है, 2 एटम का मतलब है कि 32 हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसका रेशियो ले लिया कार्बन का और नीचे इसका ऑक्सीजन का, यानी कि 12/32 डिवाइड करने पे कितना 3/8 आया, या मैं कह सकता हूँ 3:8 इसका आंसर है। अच्छा ये जो लॉ है हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, ये किसने दिया था, ये दिया था हमारे जोसेफ रॉस ने दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक थ्योरी की, यानी हमारे जो एटम्स है, हमें पता है कि इस दुनिया में जितना भी मैटर बना है सब कुछ एटम से बना हुआ है। तो एटॉमिक थ्योरी दी गई थी, एटॉमिक थ्योरी दी थी हमारी किसने, जॉन डाल्टन ने दी थी। अब क्योंकि साइंटिस्ट का नाम जॉन डाल्टन था, इसलिए इसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने बोला था कि जितने भी मैटर इस दुनिया में वो सब कुछ मतलब बहुत ही टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, जितना भी मैटर है, और उससे हम एटम बोलते हैं। चलो ये बात तो ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इनडिविजिबल का मतलब होता है कि एटम्स हमारे फर्दर आगे डिवाइड नहीं हो सकते, यानी एटम्स के अंदर कुछ नहीं होता, वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है सिर्फ अकेला ऐसे ही। ठीक है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और इनका कहना था कि एटम जो है ना तो क्रिएट हो सकते हैं और ना तो डिस्ट्रॉयड हो सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर। और हमें पता चलता है कि आगे जाके ये बात इनकी पूरी तरीके से गलत हो जाती है। गलत कैसे हो जाती है, क्योंकि जो हमारा एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, जो कि नेगेटिव चार्जेस होते हैं। हमारा प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है हमारा जिसके पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। और हमारा न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है जिसकी कोई भी चार्ज नहीं होता। तो ये सब भी था, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया नहीं। एटम्स ऑफ एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। इनका कहना था कि एलिमेंट का जो एटम है उनका मास आइडेंटिकल है। कैसे आइडेंटिकल, यानी कि सेम सेम है और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये बात भी गलत हो गई थी। कैसे हो गई थी वो अभी हम आगे समझ जाएंगे इसको। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनका कहना था कि अगर हम अलग एलिमेंट लेते हैं तो उनका डिफरेंट मास आएगा और अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एज अ सेम एलिमेंट के लिए कहा था, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट के लिए ऐसा कहा था। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब उनका कहना था कि वो जितने भी हमारे एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, एटम्स कंबाइन करते हैं, ठीक है, कुछ भी कंपाउंड बनाने के लिए, वो एक होल नंबर में करते हैं। होल नंबर का मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि H2O लिखा है, H2O है, यानी मैं देख रहा हूँ ये दोनों 2:1 में कंबाइन कर रहे हैं। यानी कि 2 क्या एक होल नंबर है, 1 क्या एक होल नंबर, यानी ऐसे को ये फ्रैक्शन के अंदर नंबर नहीं आ सकता यहाँ पे। इनका कहना ये था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका कहना था कि एक कंपाउंड के अंदर जो है एक कांस्टेंट नंबर होगा एंड काइंड ऑफ एटम्स, मतलब कि मतलब जितने एटम्स होंगे, अगर अलग 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 कंपाउंड है हमारे पास, मतलब कह सकते हैं अगर बहुत सारे कंपाउंड पड़े हैं सेम टाइप के, तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स वगैरह सेम पाए जाएंगे, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, तो जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी अभी तक तो अच्छी लग रही है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कमियां, जिसकी वजह से इनकी थ्योरी जो है बाद में वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और एक और ड्रॉबैक बहुत बड़ा है इनका, कि जैसे हमारे पता है हमारे जो आइटम्स होते हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी भी बनाते हैं। ठीक है, वो आगे और तोड़े जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इस वजह से इनकी थ्योरी इतनी रिलेवेंट है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें इनकी गलत हो चुकी हैं। आगे हम बात करते हैं कि एटम अब एक्चुअली में है क्या। ठीक है, एटम्स जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, यानी जो कुछ भी बन रहा है हमारा एटम से बन रहा है, इतना तो ट्रुथ है। ठीक है, एटम्स जो है बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। एटम इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि इनका जो रेडियस है, क्योंकि देखो एटम का क्या करते हैं, रेडियस मेजर करते हैं। इनका जो रेडियस हम जो मेजर करते हैं उसे हम नैनोमीटर्स के अंदर करते हैं। नैनोमीटर यानी कि बहुत छोटा है। 1 नैनोमीटर हमारा होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। अगर मैं इसको ऊपर लिख दूँ तो हो जाएगा ये 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटा। अगर रिलेटिव साइजेस हम कंपेयर कर सकते हैं, कैसे कंपेयर कर रहे हैं यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का एटम होता है, उसका रेडिया कितना होता है, यानी रेडियस 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का 10⁻⁹ होता है। मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन का जो होता है 10⁻⁸ होता है। ठीक है, और अपना ग्रेन ऑफ सैंड, यानी कि अपनी रेत का अगर हम एक छोटा सा टुकड़ा, एक दाना उठा के देखें तो 10⁻⁴ होता है। आंट जो चींटी होती है उसका 10⁻⁻3 होता है। एप्पल जो होता है उसका 10⁻⁻1 है। ठीक है,
तो वो एटम जो है एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है, यानी हमें ऐसे आंखों से दिखाई भी नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, एटम्स तो थे, एटम्स से क्या बन रहे थे हमारे, मतलब एलिमेंट पाए गए, ठीक है। तो हम क्या करते थे, उनका कुछ नाम वगैरह करना पड़ता था हमें। तो नाम कैसे करते थे, तो ये बात पहले आई थी, किसने बनाई थी, डाल्टन ने बनाई थी। तो डाल्टन जी का कहना था कि हम क्या कर सकते हैं, इनके सिंबल्स बना सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए सिंबल बना दिया, फॉस्फोरस के लिए सिंबल बना दिया, ठीक है। ऐसा लग रहा है आई थिंक मर्सिडीज भी यहीं से इंस्पायर है क्या। तो देखो, कॉपर के लिए सी लिख दिया, गोल्ड के लिए ऐसे जी लिख दिया, ठीक है, कार्बन के लिए कुछ बना दिया, सल्फर के लिए, तो ये सारे सिंबल्स बना दिए गए थे। अब ये सिंबल जो है, चलो बना तो दिया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, हमें याद भी नहीं रहेंगे कि इसका क्या सिंबल है, और इसको बार बार बनाना बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। इसके बाद आता है अपने जे बर्जीलिस भाई। जे बर्जीलिस का कहना था कि हम जो है कोई सा भी एटम है, उसका फर्स्ट और लास्ट लेटर लेके या उसका सेकंड लेटर लेके उसका नाम जो है लिख सकते हैं, एज अ सिंबल मतलब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब कुछ बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम है, इससे अच्छा है कि हम कुछ छोटा मोटा सिंबल बना लें। तो शुरू में क्या होता था कि एलिमेंट का नाम हम इस हिसाब से रखते हैं कि जहाँ वो मिल गया वहाँ उसका उसका नाम रख दो, ठीक है। मान लो अगर दिल्ली में मिल गया तो उस एलिमेंट का नाम दिल्ली से कुछ रिलेटेड रख दो, ठीक है। तो नेम ऑफ प्लेस के अकॉर्डिंग रखते थे, जैसे कि सबसे पहला जो एलिमेंट पाया गया था हमारा कॉपर था, याद रखना है, में सबसे पहला कौन सा था, कॉपर था। कॉपर हमारा सिप्रस कंट्री के अंदर पाया गया था, तो इससे नाम मिलता जुलता रखा गया, जो कि कॉपर था, ठीक है। चलो ये तो नाम फिर भी ठीक है। ये अराउंड 9000 BC, यानी बहुत ज़्यादा पुराना है जब ये डिस्कवर हुआ था, ठीक है। और कुछ नाम जो कलर के अकॉर्डिंग रखे गए, जैसे कि गोल्ड रखा गया, गोल्ड हमारा येलो से कुछ डिराइव करके रखा गया था। फिर आता है आयुपेक। आयुपेक क्या कहता है, ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। ये कहता है कि एलिमेंट्स के नेम हम सीधा सीधा इंग्लिश लेटर्स के अंदर ही यूज़ करेंगे, और ये बेस्ट मेथड होगा हमारे लिए। तो इनका कहना था गोल्ड को हम AU लिख सकते हैं, सिल्वर को AG लिख सकते हैं, कॉपर को CU लिख सकते हैं, मैग्नीशियम को MG लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम को A लिख सकते हैं, कोबाल्ट को CU लिख सकते हैं। ये सारे सिम्बल्स आपको बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। आयरन को हम Fe लिख सकते हैं। अच्छा, आयरन को Fe लिखते हैं, सोडियम को Na लिखते हैं, पोटेशियम को K लिखते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो हमारे बहुत सारे जो एक्चुअल में नाम है ना, वो लैटिन या फिर ग्रीक लैंग्वेज से आए, तो इस वजह से उनका जो पहला लेटर है वो Fe दिख रहा है। जैसे आयरन के लिए हम आई लिख सकते थे, लेकिन नहीं, हम Fe लिखेंगे। सोडियम के लिए SO ना लिख के हम Na लिखते हैं। पोटेशियम को हम K से लिखते हैं। तो ये सब कुछ लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी होती है कि हमारा एलिमेंट का सिंबल हम जो लिखते हैं, हमेशा पहला वाला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। पहला लेटर कैसा है, कैपिटल है, और दूसरा लेटर कैसा होता है, स्मॉल है। ये दूसरा लेटर कैसा होता है, स्मॉल होता है हमारा, ठीक है। ये बेसिक बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक टॉपिक लिखा आइसोटोप्स, इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होता है, जैसे हमारा कोई सा एटम है, ठीक है, जैसे कार्बन का एटम है, ये हमारा कार्बन का एटम है। अब ये एक सेम एलिमेंट है कार्बन का, एक ये कार्बन का एलिमेंट है, एक और ये कार्बन का एलिमेंट है। तो हम क्या देखते हैं कि इन दोनों का एटॉमिक मास अलग अलग आ जाता है। अलग अलग आ जाता है मतलब हम क्या देखते हैं कि इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे सेम है, लेकिन इनका जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो डिफरेंट होता है। न्यूट्रॉन इनके अंदर अलग अलग नंबर में पाए जाते हैं। तो होता क्या है, इसकी दो वैरायटी होती है, एक होता है कार्बन 12 और एक होता है कार्बन 14। तो अभी तक तो हमने 12 पढ़ा था, और ये 14 में भी एग्जिस्ट करता है। तो इसे हम आइसोटोप बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, आइसोटोप के नाम से जानते हैं। अब ये जो चीज़ थी, इसके वजह से भी हमें पता चलता है कि जॉन डाल्टन की थ्योरी बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट नहीं थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास, क्योंकि हम एटॉमिक मास ही पढ़ते आ रहे थे अब तक, जो कि इस चैप्टर की कोर है, यानी हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको कि AMU लिखते थे, लेकिन अब हम इसको शॉर्ट में सिर्फ U लिख सकते हैं। तो अगर आप U लिखेंगे तो आपको बेस्ट रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। अच्छा, ये बोला किसने कि यू लिख सकते हैं, ये बोला हमारे आयुपेक ने। आयुपेक की फुल फॉर्म अभी आपको बताई थी ऊपर, ये आप ये फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि जो यूनिफाइड मास होता है ये होता क्या बेसिकली, ये होता है हमारा 1/12, ये होता है 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम, यानी कि एक कार्बन एटम का जो मास है उसका 1/12 हिस्सा निकालेंगे, वो एक यूनिफाइड मास के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है कि देखो हमारे पास ये जितने भी एलिमेंट वगैरह थे, एटम्स थे, इन सबका मास हम कैसे पता करेंगे, तो हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यू को कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या कर रखा है, हमने खुद के लिए पहले कुछ वेजिंग स्केल्स, कुछ पैरामीटर तय किए। जैसे हमने 1 किलो का बट्टा बना दिया, जैसे हम पता कर सकते हैं कोई सामान हमारा 1 किलो का है या नहीं है। तो ऐसे एटम्स के लिए भी तो हमें कुछ करना था, तो हमने किसका रेफरेंस लिया, कार्बन एटम का रेफरेंस लिया। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, इससे पहले हम ऑक्सीजन का रेफरेंस लिया करते थे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ में कंबाइन करता था। और उससे पहले हम हाइड्रोजन का भी लिया करते थे, लेकिन एट द एंड फाइनलाइज हमने किस पे किया, कार्बन एटम के ऊपर किया, ठीक है। कार्बन एटम इज द बेस्ट। एक चीज़ याद रखनी है, ये हमारा जो
ये वैल्यू जो लिखी हुई इसे याद कर लेना, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम किसकी वैल्यू है, वन यूनिफाइड मास की वैल्यू होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1961 के अंदर क्या हुआ, कार्बन 12 को चूज़ किया गया। ठीक है, कार्बन 12 चूज़ कर लिया हमने। अच्छा, लिखा आइसोटॉप वो चूज़न का मतलब है कि कार्बन 14 भी अवेलेबल था, पर हमने कार्बन 12 चूज़ किया क्योंकि वो हमें बेस्ट सुटेबल था। ठीक है, तो एक एटॉमिक मास यूनिट जो होती है वो किसके बराबर होती है, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। ठीक है, अब यहाँ एक वाटरमेलन का एग्जांपल है। जैसे कि मान लो हमें कुछ खरीदना था जाके, ठीक है, कुछ भी सामान खरीदना था, तो हम मान लो सब्जी वाले के पास गए, हम बोलते हैं भैया मुझे सेब चाहिए। तो सेब कैसे देंगे, तो भैया को पता नहीं सेब कैसे देंगे, तो उन्होंने क्या किया, एक तरबूज लिया, तरबूज को क्या किया 12 पीस के अंदर कट कर दिया। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम समझ पाए थोड़ा सा कि कार्बन 12 का मतलब क्या है। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, 12 पीसेस के अंदर डिवाइड कर दिया। और भैया ने बोला कि भाई 12 पीस के अंदर डिवाइड कर दिया, और जो इसका एक पीस है उसका मतलब होता है 50 ग्राम, एक पीस का मतलब है 50 ग्राम। तो भैया क्या कर सकते हैं, उसकी मदद से हमें एप्पल्स मेजर करके दे सकते हैं। इसी तरीके से हमने कार्बन 12 एटम को लिया है, जो कि बाकी सभी एटम्स की मास को मेजर करने के लिए हेल्प कर सकता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एटॉमिक मास लिखे हैं जो कि आपको टिप्स पे होने चाहिए, आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। इसको ध्यान रखना, जैसे एग्जाम में कई बार आता है। ठीक है, कैल्शियम का 40 होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इतने तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, इसके अगर आप सीखते हैं तो वेल एंड गुड। आगे हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। देखो, जब हमारे एटम साथ में कंबाइन कर रहे हैं, एटम्स क्या कर रहे हैं, साथ में कंबाइन कर रहे हैं, तो उनके कंबाइन करने से क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल तैयार होता है। यानी कि मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। जब 2 या उससे ज़्यादा एटम साथ में मिल जाते हैं तो उसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, मिलते हैं तो ऐसे मिल जाते हैं नहीं, उनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग होती है। उनके जो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना, ये सब कुछ होता है। अभी समझेंगे उस चीज़ को थोड़ा सा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक चीज़ याद रखनी है, मॉलिक्यूल जो होता है हमारा, एक जैसे एक मॉलिक्यूल मिली है हमें, इस मॉलिक्यूल के अंदर हम देखेंगे कि सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, ये नहीं कि एक एटम किसी और का, एक एटम किसी और का, ऐसा नहीं होगा। हम सेम टाइप ऑफ एटम्स हम इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे O2 क्या होता है कि हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल है। डायटोमिक मतलब क्योंकि इसके अंदर 2 एटम है। ठीक है, तो ये पूरा एटम नहीं है, अब तो ये मॉलिक्यूल बन गया ना। O2 क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। अगर O3, अगर एक और ऑक्सीजन ऐड कर दें तो इसे ओजोन बोलते हैं। ये हमारा एक ट्राइएटॉमिक है। ट्राइएटॉमिक यानी कि इसके अंदर 3 एटम है मॉलिक्यूल के अंदर। आगे बात करते हैं एटोमिसिटी की। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है। एटोमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच हो रखे हैं, उससे हम एटोमिसिटी बोलते हैं। अच्छे से पढ़ लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। जैसे बहुत सारे कंपाउंड है हमारे पास, तो उन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि H2O है, पानी होता है। पानी के अंदर क्या है, देखो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इनका रेशियो क्या होता है, बाय मास का 1:8 होता है। बाय मास इनका रेशियो कितना होता है, 1:8 होता है। हमें ये टिप्स पे अच्छे से याद होना चाहिए, स्पेशली वाटर का तो होना ही चाहिए क्योंकि ये आपके 10th में भी काम आता है। फिर बात करते हैं NH3 अमोनिया। अमोनिया N क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। H क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है। और हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ पे 3 हो गया, 14:3 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे 16 होता है। 16 टू जो 32 होता है, अभी हमने ऊपर किया अभी था, तो 3:8 होता है। आगे बात करते हैं कि आयन क्या होता है। आयन का मतलब होता है चार्ज। कंपाउंड्स कंपोज ऑफ मेटल्स। देखो ये सारे कंपाउंड बन रहे हैं, वैसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज स्पीशीज होती है, जैसे हम किस नाम से जानते हैं, आयन्स के नाम से जानते हैं। एक आयन जो होता है वो कैसा हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, जो नेगेटिव वाला होता है उसको अनायन बोलते हैं, पॉजिटिव वाले को कैटायन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है NaCl। NaCl क्या कंपाउंड है, Na क्या होता है सोडियम, Cl क्या होता है क्लोराइड होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो Na जो होता है, Na हमारा एक पॉजिटिव चार्ज को प्रेफर करता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो क्लोरीन होता है, क्लोराइड होता है हमारा, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। वही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखो, जब भी पॉजिटिव चार्ज लिखा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि आपने इलेक्ट्रॉन जो था, आपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, इलेक्ट्रॉन को दे दिया है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। अगर आपने अपने अंदर से नेगेटिविटी हटा दी तो आप पॉजिटिव हो गए। इसका मतलब जब आपने इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से हटा दिए तो आप पॉजिटिव हो गए। यानी कि आपने क्या किया है, आपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। अगर पावर माइनस है, पावर कह रहा हूँ सॉरी, अगर ये नेगेटिव लिखा है, नेगेटिव का मतलब है कि आपने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, आपने सामने वाले से नेगेटिविटी ले ली, इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो आप कैसे हो गए, आप खुद नेगेटिव हो गए। यानी आपने क्या किया, आपने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। ठीक है,
अब देखो ऐसे जो हमारे ग्रुप ऑफ एटम्स है जिनके ऊपर चार्ज होता है उसे हम पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं। जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं। ये पॉली एटॉमिक आयन क्या? आ जाओ इधर, देखो ये लिखा हमारे पॉली एटॉमिक आयन्स, ठीक है। ये सभी के सभी आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं कि ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में छप जाए, तो रटना ही पड़ेगा आपको, ये सब रटने पड़ेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड वगैरह। और यहाँ पे ये और कुछ आयन्स यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, जिनके सिंबल्स वगैरह आपको बता रखे हैं चार्जेस के साथ में। और ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयन्स की लिस्ट मैं आप दिखा भी देता हूँ आपको, देखो, ठीक है, ये लिस्ट है जो कि आपको अच्छे से याद करनी है। हालांकि इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ अच्छा खासा कवर कर रखा है, बट स्टिल आपको देखो याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि देखो हम जो केमिकल फार्मूलाज जो बना रहे हैं, जैसे ये NaCl लिखा है, NaCl यह केमिकल फार्मूला जो है कंपाउंड का, तो केमिकल फार्मूलाज बनते कैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस क्लास में अच्छे से सीख लेते हैं तो आपको 10th में प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो 10th में बहुत सारे बच्चों को इसी चीज़ से प्रॉब्लम होती है। तो देखो, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी का मतलब होता है, देखो हमारा एक जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन कर रहा है, तो कैसे कंबाइन कर रहा है उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? वैलेंसी। कंबाइनिंग पावर का मतलब है कि हमारा जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनकी कुछ पावर होगी। पावर मतलब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम का प्लस है, इस क्लोराइड का क्या माइनस है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जिस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी मतलब यही होता है कि आपका चार्ज कितना है। देखो या तो आप डोनेट कर रहे हो या तो गेन कर रहे हो, यही आपकी वैलेंसी जज कराता है, ठीक है। तो कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन ध्यान रखनी है, जिसको ध्यान रखते हुए हम आराम से केमिकल फार्मूलाज बना पाएंगे। पहली बात क्या? वैलेंसीज और चार्जेस जो होता है आयन के ऊपर, उनको बैलेंस करना होता है। बैलेंस मतलब होता है कि इधर देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये आपस में कैसे हो गए? बैलेंस हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। तो यहाँ देखो, व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल देन मेटल इज रिटन फर्स्ट। जब कोई ऐसा कंपाउंड बने जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों हो, तो हमेशा याद रखना है कि मेटल आगे लिखा जाता है, मेटल हमेशा आगे लिखा जाता है। कैल्शियम क्या है? हमारा मेटल है। सोडियम क्या है? मेटल है। कॉपर क्या है? मेटल है। और ये आयरन क्या है? ये आयरन भी हमारा मेटल है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, CaO क्या होता है? हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। CO क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड होता है। और ये FeS क्या होता है? आयरन सल्फाइड होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? मेटल्स को आगे लिखते हैं, नॉन मेटल्स को बाद में लिखते हैं। आगे हम बात करते हैं, वी शो नंबर ऑफ आयंस आउटसाइड द ब्रैकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब है जितने नंबर ऑफ आयंस होते हैं उसे हम बाहर दिखाते हैं, बाहर की तरफ। ये ब्रैकेट बनाते हैं और ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं 2 लिखा हमने। इस 2 का मतलब क्या है? ये इसको बोलते हैं MgOH ट्वाइस पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं क्या? MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? Mg क्या होता है? मैग्नीशियम, और OH हमारा हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। मैग्नीशियम होता है और ये हाइड्रोक्साइड होता है। देखो हाइड्रोक्साइड के हमें पता है इसका आयन कितना है? 2 आया है, ये 2 के साथ कंबाइन कर रहा है, तो इसको हम जो है बाहर की तरफ लिखेंगे, इसके अंदर नहीं लिखेंगे। एक ब्रैकेट बनाएंगे, उसके आउट साइड लिखेंगे। अभी आगे प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक ऐसा एक पॉलीएटॉमिक आयन है, ऑफकोर्स, क्योंकि ये चार्ज स्पीशीज को कंटेन कर रहा है। तो देखो यहाँ पर कंबाइन किस तरीके से किया है? Mg पे कितना होता है? +2 होता है। OH पे कितना होता है? माइनस होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। तो Mg, यहाँ देखो यहाँ तो 1 था, तो अपना Mg जब 1 से कंबाइन करेगा, 1 से कंबाइन करेगा तो Mg ही आ जाएगा। और OH तो इस 2 के साथ कंबाइन करेगा ना, OH 2 के साथ करेगा, यानी OH कितना हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। तो OH हमारा ट्वाइस हो गया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस और कुछ उनके सिंबल्स की बात कर लेते हैं। ये अमोनियम क्या होता है? देखो अमोनियम का प्लस होता है, अमोनियम का क्या होता है? प्लस होता है। आगे हम बात करते हैं हाइड्रोक्साइड की। हाइड्रोक्साइड का देख सकते हैं, OH नेगेटिव होता है। नाइट्रेट का NO3 नेगेटिव होता है, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCO3, और ये कार्बोनेट CO3 होता है। सल्फाइड SO3 होता है। सल्फेट SO4 होता है। तो इनके जो आयंस है, आयंस ऊपर लिखे होते हैं, ठीक है। ये प्लस लिखा है, ये माइनस लिखा है, माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये -2 माइनस है, ये 2 माइनस, ये भी 2 माइनस है, या -2 भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, सच कहने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आगे हम बात करते हैं, तो कुछ सिंपल कंपाउंड्स यानी छोटे मोटे कंपाउंड्स के फार्मूला वगैरह हम देखेंगे, ठीक है, जिससे कि हम जो है थोड़ा बहुत और अच्छे से समझ पाएँ कि कैसे ये फार्मूलाज जो हैं तैयार होते हैं, ठीक है। एक चीज़ और देखो, यहाँ पे जो ऐसे कंपाउंड जो कि 2 अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी का मतलब होता है 2, बाइनरी का मतलब होता है 2, यानी कि जो 2 वैल्यूज़ है जिसके अंदर, यानी कि 2 अलग अलग एलिमेंट होते हैं, इसलिए बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड है, आराम समझेंगे ये करके। हाइड्रोजन को H लिखते हैं, ठीक है, क्लोराइड को Cl लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या हमेशा पता होना चाहिए, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तभी आपस में कंबाइन करेंगे। अब देखो हाइड्रोजन के लिए, यहाँ देखो हाइड्रोजन के लिए कितना होता है? +1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया इसके नीचे, ठीक है।
इसके लिए कितना होता है, ये Cl हमारा, ये क्लोराइड के लिए भी 1 होता है, नेगेटिव होता है। तो H इससे कंबाइन कर जाएगा, ये Cl इससे कंबाइन कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। आगे बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की। हाइड्रोजन फिर से कितना होता है, 1 होता है। सल्फाइड को देखो यहाँ पे, ये रहा सल्फाइड हमारा, सल्फाइड पे कितना है, देखो ये नेगेटिव है और 2 है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, H2 हो जाएगा, और सल्फाइड हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि S का S आ गया, H2S आ गया, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनेगा, देखो कार्बन होता है C, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 है, कहाँ गया कार्बन हमारा, वेर इज कार्बन, अच्छा लिखा, ये लिखा, देखो ये रहा कार्बन, ठीक है। तो कार्बन की कितनी होती है, 4 होती है। Cl क्या होता है, Cl यहाँ पे हम टेट्राक्लोराइड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, टेट्राक्लोराइड की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये रहा क्लोराइड अपना Cl, ठीक है, कितना होता है, 1 होता है। तो ये इससे कंबाइन करेगा, इससे कंबाइन करेगा, तो C तो हमारा ये आ गया, ठीक है, ये एरो गलत बना हुआ है, एरो से ऐसा बनना चाहिए, ठीक है, C आ गया, और ये Cl इससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो CCl4 आ गया, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। आगे बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की, MgCl होता है, MgCl2 होता है। देखो मैग्नीशियम के लिए, Mg के लिए देख लो, ये रहा हमारा मैग्नीशियम, हाँ ये देखो मैग्नीशियम के लिए कितना होता है, +2 चार्ज होता है, तो इसके नीचे +2 चार्ज लिख दिया। इस क्लोराइड के लिए -1 ही होता है, हमें पता है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कंबाइन करेंगे, Mg से मल्टीप्लाई होगा, तो Mg का Mg आ गया, और Cl इससे मल्टीप्लाई होगा, तो Cl2 आ गया, Cl2 आ गया, ठीक है। अच्छा आपने चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे Cl2 जो लिखा हुआ है ये, इसको हमने क्यों नहीं ब्रैकेट में लिखा, हम इसको ब्रैकेट में भी तो लिख सकते थे, ब्रैकेट में क्यों नहीं लिख रखा है। देखो छोटी सी बात समझनी, यहाँ पे जो Cl है ना, वो अकेला इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, क्लोराइड अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, पर यहाँ पे जो हमने लिखा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये O क्या है, O ऑक्सीजन है, H जो हाइड्रोजन है, दोनों अलग अलग हैं, इस वजह से भी हम यहाँ पे ट्वाइस लिखते हैं। आई होप कि आपको ये छोटी सी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम क्या होता है, Al होता है, इसके लिए +3 चार्ज होता है, एल्यूमिनियम के लिए ऑक्साइड O होता है, इसके लिए -2 होता है। ये इससे कंबाइन कर जाएगा, Al2 बन जाएगा, ये इससे कंबाइन कर जाएगा तो O3 बन जाएगा, Al2O3 होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो Ca, ये हमारा ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, ये ऑक्सीजन हमारा इस कैल्शियम वाले के चार्ज के साथ कंबाइन करेगा, और Ca2O2 बनाएगा, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, देखो यहाँ पे 2 है, तो क्या मैं इसको CaO भी तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि देखो कैल्शियम की भी 2 ऑक्सीजन की भी 2, तो क्या मैं इसको CaO लिख दूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 थे, यहाँ 2 थे, यहाँ एक है, तो बात वही है, 2 का आधा 1 कर दिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड को CaO हम लिख सकते हैं, और हम यही लिखते हैं ज़्यादातर, ठीक है, हमें इसे याद रखना है। आगे हम बात करते हैं सोडियम नाइट्रेट की। सोडियम नाइट्रेट देखो Na का क्या होता है, 1 होता है। नाइट्रेट देख लो, NO3 का कितना होता है, ये -1 चार्ज होता है, ठीक है, तो Na इससे कंबाइन कर जाएगा, Na इससे कंबाइन कर Na आ गया, NO3 इससे कंबाइन करेगा, NO3 आ गया, NaNO3 आ गया, सोडियम नाइट्रेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, Ca आ गया, हाइड्रोक्साइड OH होता है। अब देखो OH के लिए क्या बताया था, देखो ट्वाइस लगा यहाँ पे, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया। यहाँ पे ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 आइटम देखो लिखा हुआ है, ईच अलग अलग आइटम है ऑक्सीजन हाइड्रोजन की, इस वजह से हमने ये ब्रैकेट लगाया। आई होप कि ये ब्रैकेट वाली बात भी आपको क्लियर हो गई होगी साथ के साथ। आगे बात करें सोडियम कार्बोनेट की, NaCO3 होता है, ठीक है। ऐसे हमें क्या होगा, प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको याद भी हो जाएगा कि सोडियम कार्बोनेट NaCO3 होता है, अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4 होता है, आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। जब भी आपकी केमिस्ट्री बेटर हो पाएगी, ये सब कुछ आपको टिप्स में होना चाहिए, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट क्या बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा। अमोनियम सल्फेट की बात करें तो NH4 ट्वाइस, ठीक है, NH4 ट्वाइस क्यों है भैया, NH क्या होता है अपना, N होता है भाई नाइट्रोजन होता है, H क्या होता है हाइड्रोजन होता है, इस वजह से यहाँ ट्वाइस लगा है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, और SO4 अपना सल्फेट होता है, जो कि इसके साथ कंबाइन कर गया। आगे बात करते हैं मॉलिकुलर मास की। देखो ये सारे क्या क्या हमने फार्मूलाज बनाए, ठीक है, ये सारे क्या बनाए, फार्मूला बनाए। अब ये मॉलिकुलर मास क्या होता है, देखो अभी हमने एटॉमिक मास पढ़ा, तो हमें पता है एटम्स के ही कंबाइन करने से क्या बन रहा है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि एटम्स के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, एटम्स ही तो है। तो अगर हम एटॉमिक मास निकाल लें पूरा, तो वही तो हमारा मॉलिकुलर मास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यानी कि द ओवरऑल मास ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ एटॉमिक मास है ना मॉलिक्यूल, यानी जितनी भी एटॉमिक मास हैं उन सबको टोटल कर देंगे तो हमारे इस मॉलिक्यूल का पूरा मास आ जाएगा, उस पूरे मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्वेश्चन है, हमें कैलकुलेट करना है रिलेटिव मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर, मॉलिकुलर मास निकालना है। अरे मॉलिकुलर मास निकालना बहुत हलवा काम है। देखो H2O दे रखा है, हाइड्रोजन हमें पता है 1 होता है इसका एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16 होता है। H2O के अंदर क्या होता है, देखो हाइड्रोजन हमारा 2 होता है, तो यार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एटॉमिक मास को, और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, उसका 16 होता है यार, प्लस कर दो 18, यूनिफाइड मास आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। HNO3 को देख लो, इसमें क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 3 48, इन सबको प्लस कर दो, आंसर आ गया 63।
ईजी है। फॉर्मूला यूनिट मास की बात कर लेते हैं। इस पे क्या एक क्वेश्चन दे रखा है, इट इज़ अ, आई थिंक इस पे क्वेश्चन है, हाँ इसी पे देखो, इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। देखो हम यहाँ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की। हालांकि मॉलिक्यूल की बात करें लेकिन यहाँ भी हम कंपाउंड ही लिख रहे हैं एक तरीके का। तो हम क्या बात करते हैं, सेम ही टॉपिक है, पूरा एक कंपाउंड है, ठीक है। उस कंपाउंड का ओवरऑल मास कितना होगा वही बात है, उसी को फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं, यानी फार्मूलाज का मास निकालना। यहाँ भी हम वही कर रहे थे, बस इस टॉपिक का नाम अलग अलग होता है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे अलग तरीके से लिख रखा है मैंने पहले से, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए सोडियम क्लोराइड हो गया, Na क्या होता है, Na का हमारा 23 होता है एटॉमिक मास, और यहाँ पे एक है तो 1 × 23, क्लोराइड हमारा यहाँ पे एक ही है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड NaCl का हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो क्लोराइड का कितना होता है, सॉरी यहाँ पे कितना होता है, 35.5 होता है, इसे याद रखना था, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है। 23 + 35.5 करेंगे 58.5 यूनिफाइड मास आ जाएगा। लास्ट यहाँ पे आपका कैलकुलेट करना है फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। Ca क्या होता है, कैल्शियम का होता है 40, और क्लोरीन का हमने देख लिया कितना होता है 35.5 होता है, और क्योंकि यहाँ पे दो है तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 40, और ये सही क्या है, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 2 × 7, ठीक है 71, और 71 + 40 कितना होता है, ठीक है 111 हमारा यूनिफाइड मास आ गया, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आपको करना क्या क्या है मैं बताता हूँ इस चैप्टर के अंदर, शुरू से आ जाते हैं यहाँ पे। देखो पहले तो क्या करना, जो लॉज लिखे हैं यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन के, इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस अच्छे से पढ़ लेना, इसको छोड़ना नहीं है गलती से भी, ये पढ़ लेना, ठीक है। डेफिनेशंस पढ़ने के बाद आप इस एटॉमिक थ्योरी को एक बार जरूर देख लें, इसके 2-3 पॉइंट्स आपको अच्छे से रिमेंबर होने चाहिए। अब क्योंकि एग्जाम में जो है इसके पॉइंट्स नहीं पूछता, इसके ड्रॉबैक पूछता है। क्या पूछता है, ड्रॉबैक, यानी कि इसकी कमियाँ बतानी होती हैं। तो इसकी कमियाँ हमने डिस्कस करी है, उसको ध्यान में रखना और आप इसका ईजिली आंसर कर पाओगे। उसके बाद बात करता हूँ यहाँ क्या पूछा जाता है अगला आपसे। ये पूछा जाता है कि अपने एलिमेंट्स की नेमिंग वगैरह के हिसाब से की जाती है, बहुत रेयर क्वेश्चन है लेकिन आ गया तो पता होना चाहिए हमें, बेसिक है बहुत ज़्यादा। हाँ उसके अलावा ये यूनिफाइड मास को एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि किस तरीके से हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें आना चाहिए अच्छे से। आप यहाँ पे वाटर मेलन वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। उसके अलावा ये सारे एटॉमिक मास आपको अच्छे से रटना है, हर एक एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें तो एटोमिसिटी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि कितने एटम्स आपस में कंबाइन करके बना रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपको आयंस के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और आयंस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको केमिकल फार्मूला लिखना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद है तो आपको आयंस की नॉलेज ऑलरेडी अच्छी खासी होगी, ठीक है। और पॉलीएटॉमिक आयंस जितने भी हों सबके चार्जेस याद कर लेना, प्लस कौन सा होता है, माइनस कौन सा होता है, ये सब कुछ अच्छे से आपको याद कर लेना है, ठीक है। आसान भाषा में ये भी कह सकता हूँ कि जो पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं उन्हीं को लिखते वक्त हम ब्रैकेट बनाते हैं, बाहर क्या बनाते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं, तो ये अच्छे से याद कर लेना। या नॉन मेटेलिक वाले कौन कौन से होते हैं उनका सिंबल दे रखा है, आयंस कौन कौन से होते हैं उनका सिंबल सबका बता रखा है, ठीक है। तो ये अच्छे से याद कर लेना इसको, ये सभी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रैक्टिस कर लेना, और बाकी ये फॉर्मूला यूनिट मास कैसे निकालते हैं इसको सारे मास याद करके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। मोर देन इनफ इस चैप्टर के लिए, आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।